नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 14 करूंगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 72वीं बीपीएससी के लिए और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि जीके जीएस का हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका हम व्याख्या सहित लाए हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राष्ट्रीय विधि आयोग, डी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ए अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 338 के बी में जोड़ा गया है। मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन है ए एक पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। दूसरा क्या है? दूसरा है भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दूसरा नंबर केवल 2 सही है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए अनुच्छेद 58, आर्टिकल्स 58। ये होता तो सही हो जाता, इसलिए ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी यूएसएसआर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्च न्यायालय की समय कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन सा अनुच्छेद में है? कहीं पर देखिए भारत के उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो वहां पे होगा आर्टिकल्स 348। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? किसमें कहा गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 392, बी अनुच्छेद 393, सी अनुच्छेद 394 और डी अनुच्छेद 395। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 393। संविधान के भाग 22 में मौजूद अनुच्छेद 393
में यह साफ लिखा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम, इसका शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। कितना में? तो अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? तो कौन निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, नागवली और वंशधारा। नागवली और वंशधारा नदियां उड़ीसा के कालाहांडी रायगढ़ क्षेत्र में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? ऑप्शन है ए, इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है। बी है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। सी में भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। और डी है, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब यानी कि हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर परिधि की ओर चलती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल के शून्य या नगण्य होने के कारण यहाँ प्रति चक्रवात नहीं बनते हैं, इसलिए इसका सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की भूप्रपट्टी मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? ऑप्शन है ए सिलिका, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिना और डी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। महासागरीय भूप्रपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसको संक्षिप्त में इसको कहे तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसको संक्षिप्त में SiMa यानी हो गया सीमा। एस से हो गया, एस ऐसे हो गया सिलिका और एम ऐसे हो गया मैग्नीशियम। मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। बी है, समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। और सी है, भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और डी है, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत को क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहते हैं। महाद्वीपों पर इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। महासागरों के नीचे समुद्र तल पर इसकी परत पतली होती है, जो कि 5 किलोमीटर तक होती है। और भूप्रपट्टी के ठीक नीचे मेटल परत होती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, होल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। दूसरा है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। और तीसरा, इसे रवि कृति ने लिखा था। पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। 1 में दिया है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए ब्राह्मणी लिपि, नहीं होगा, यहाँ पर होगा कन्नड़ लिपि। कन्नड़ लिपि की शुरुआती रूप संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यहाँ पर कन्नड़ लिपि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, गीयक और कियारी नामक नौपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अल्मोड़ा, सी ओडिशा, डी लद्दाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। गियाक और कियारी सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में लद्दाख में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन जिसके नियोलिथिक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नीलोपीटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता था? ऑप्शन है ए दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की एक शैली, बी है राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति पत्र, और सी है सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव, और डी है वित्तीय लेन देन का की एक विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव। चीनी यात्री हुएनसांग के विवरणों के अनुसार हर्ष के काल में राजकीय तथा सार्वजनिक अभिलेख घटनाओं प्रशासनिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रणाली या अधिकारी नियुक्त होते थे, जिसको नीलोपीटू कहा जाता था। यही सार्वजनिक अभिलेख के रख रखाव से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए पुस्तक के नाम दिया है और लेखक के नाम दिया है, यहाँ पर दिया है किताब उल रेहला, इनके लेखक हैं इब्न बतूता, ये सही है। उसके बाद दूसरा दिया है तुगलकनामा, इनके लेखक है जियाउद्दीन, ये गलत है, क्योंकि तुगलकनामा के लेखक होंगे अमीर खुसरो। उसके बाद है शहनामा, शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी, ये सही है। उसके बाद दिया है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद के लेखक अल-बरूनी, ये भी क्या है? तो सही है। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा सही है, बाकी ये दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन है नियार्क्स, डाइमेक्स, ओनेसिक्रिट्स और स्टोबुलस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डाइमेक्स। नियर्कस, ओनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस इतिहासकार थे जिन्होंने सिकंदर महान के भारतीय अभियान के दौरान उनका साथ दिया था। और डाइमेक्स है एक यूनानी राजदूत थे जिन्हें सिकंदर के आक्रमण के बहुत बाद सेल्यूसिड साम्राज्य द्वारा मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ, बी है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सी है संकीसा स्तंभ और डी है रामपुरवा स्तंभ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में।
अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग में एक विशाल बारीक नक्शाधिकार हाथी बना हुआ है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। सारनाथ स्तंभ के 4 शेर हैं, जबकि लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ के 1 शेर बना हुआ है। तो इसके कितना है? तो इसके 4 शेर है। और लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ के कितना है? तो इसके 1 शेर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? ऑप्शन है, ए है माधवाराम प्रथम, बी है माधवा नारायण राव, सी है महादजी सिंधिया और डी है नाना फडणवीस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माधवराम प्रथम। पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1526 में। प्रथम 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में और तृतीय हुआ था 1761 में। यहाँ पूछा है तृतीय युद्ध, तो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, उसमें दुखद हार और उसके बाद पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद 16 वर्ष के पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बने। उन्होंने मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ऑप्शन है, ए अमीर खुसरो, बी अमीर हसन, सी फैजी और डी है ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्हें भारत का तोता, इसको तूती या हिंद के नाम से जाना जाता है, फारसी साहित्य के अग्रणी कवि थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषाओं, वनस्पतियों और जीवों को अपनी शास्त्रीय फारसी रचनाओं में गहराई से एकीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? ऑप्शन है, एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है पंडित मदन मोहन मालवीय और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो कब 1931 में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1931 में भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन है, ए में है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बी है दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, सी है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और डी है दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो इसका कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में पहले मेरठ हुआ था जो कि यूपी में पड़ता है, उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस में रहे? ऑप्शन है, ए बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है गुजरात और चौथा है संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा, बिहार और संयुक्त प्रांत।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी को। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आधुनिक संयुक्त प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में सबसे तीव्र और व्यापक जन आक्रोश व्यवधान में भूमिगत समानांतर सरकारें देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई रूढ़िवादी गुटों के साथ मिलकर भीमराव अंबेडकर द्वारा पेश किए गए हिंदू संहिता विधेयक के जल्दीबाजी में कार्यान्वयन का कड़ा विरोध किया। इस तरह के महत्वपूर्ण नागरिक संशोधन के लिए गहन जन सहमति की आवश्यकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा में सी में है अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले लेना, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1919 से लेकर 1924 तक। इनकी शुरुआत बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश और सहयोगी शक्तियों के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया और ऑटोमन सुल्तान पर कठोर सिरवेश संधि थोप दी, जिसे खलीफा यानी कि खिलाफत के रूप में पूजा जाता था, जो सुन्नी मुस्लिम दुनिया का आध्यात्मिक नेता था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर खलीफा के अधिकार और क्षेत्रों को संरक्षित रखने के लिए दबाव डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब हुआ था? तो हुआ था 1882 ईस्वी में। उसके बाद है सेडलर आयोग, ये हुआ था 1917 ईस्वी में। सेडलर आयोग हुआ था 1917 में। उसके बाद है वुड का घोषणा पत्र, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 ईस्वी में। उसके बाद है चौथा है सार्जेंट आयोग, ये हुआ था 1944 ईस्वी में। तो होगा तीसरा, उसके बाद होगा पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले तीसरा होगा 1854 वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद होगा हंटर आयोग 1882, उसके बाद होगा सेडलर आयोग 1917 और लास्ट में होगा सार्जेंट आयोग 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड लेंसडाउन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय लॉर्ड डफरिन ही भारत के वायसराय थे। उन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि कहकर इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? होता है क्या? ऑप्शन है
ए है एक थर्मोपाइल, बी है शॉर्ट सेल, डी है एक डायनेमो और डी है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। सौर सेल इसको सोलर सेल्स कहते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लगातार बिजली की आपूर्ति करने के लिए सौर पैनलों यानी कि सौर सेलों का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? ऑप्शन है ए कार्बन चक्र में, बी है जल चक्र में, सी है हाइड्रोजन चक्र में और डी है नाइट्रोजन चक्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र में, वाटर साइकिल में। सौर विकिरण सूर्य की गर्मी के कारण ही महासागरों और नदियों का जल वाष्पीकृत होकर बादलों का निर्माण करता है और वर्षा होती है, इसलिए यह जल चक्र को चलाने वाला मुख्य कारक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है ए शून्य, बी घटेगा, सी बढ़ेगा और डी नियत रहेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। ऋणात्मक त्वरण जिसको निगेटिव एक्सेलरेशन को मंदन कहा जाता है। जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो वस्तु की गति या वेग समय के साथ कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? ऑप्शन है जीव द्रव्य कला, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है कोशिका द्रव्य और डी है केंद्रक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। कोशिका के भीतर होने वाली अधिकांश चयापचय जिसको मेटाबॉलिक कहते हैं और रासायनिक क्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन है लार ग्रंथि से, अग्न्याशय से, जठर ग्रंथि से, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ होता है? तो होता है अमाशय में, यानी कि कहे तो देहाती भाषा में पेट में। रेनिन एक एंजाइम है जो शिशुओं को पेट में दूध के पाचन केसिन प्रोटीन के पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वास नली में होती है तो क्या होती है? ऑप्शन है सी आकार की उपास्थि, बी है ओ आकार की उपास्थि, सी है सी आकार की अस्थि और डी है उपास्थि नहीं होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ आकार की उपास्थि। सॉरी, ये नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी आकार की उपास्थि। मनुष्य की श्वास नली जिसको ट्रेकिया कहते हैं वो आपस में चिपकने या पिचकने से रोकने के लिए सी आकार की कार्टिलेज यानी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों का सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जैव संचय, बी है जैव आवर्धन, सी है सुपोषण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। जब कोई हानिकारक रसायन जिसको डीडीटी कहते हैं खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रवेश करता है तो हर ऊंचे पोषण स्तर की उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अग्रचूर्णकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए एक जोड़ी, बी दो जोड़ी, सी तीन जोड़ी और डी चार जोड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चार जोड़ी। वयस्कों के मुंह में अग्रचूर्णक जिसको प्रीमोलर कहते हैं दांतों की संख्या 8 होती है, यानी ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है,
यकृत निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित करता है? ऑप्शन है ए शर्करा, बी रुधिर, सी यूरिया और डी प्रोटीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूरिया। मानव शरीर में यकृत, इसको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कहते हैं लीवर, अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को ऑर्निथिन चक्र ऑर्निथिन साइकिल द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, बी वैसोप्रेसिन, सी मेलाटोनिन और डी है थायरोक्सिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेलाटोनिन। मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन और स्राव करके नींद जगाने के चक्र यानी कि स्कैर्डियन लय को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए में है दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बी है दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, और सी है अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, और डी है सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है। तो इसका पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। यही गलत है, सही नहीं है यानी कि गलत है। इसमें मुख्य रूप से दूध में विटामिन ए होता है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी12 के समृद्ध स्रोत के रूप में महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? ऑप्शन है बेंजीन, मीथेन, यूरिया, सिलिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंजीन। 3 एसिटिलीन का सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है। अणुओं का चक्रीय बहुलीकरण उच्च तापमान पर तांबा या लोहा का उत्प्रेरक होता है, जिसके बेजीन का पूछे तो क्या होता है? बेजीन का होता है C6H6। बेजीन का हो गया, इस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन है ए बेकेलाइट, सी ग्लाइपटल और डी है ग्लाइपटल, सी है पॉलीस्टाइरीन और डी है पीवीसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो अपनी उत्कृष्ट विद्युत अचलकता और ताप प्रतिरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है अपसाधन द्वारा, बी है फिल्ट्रेशन द्वारा, सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी है आसवन द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन एक ऊर्ध्वपातशील पदार्थ है जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और गैर ऊर्ध्वपातनशील पोटेशियम क्लोराइड को पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध है।
ऑप्शन है लेमार्कवाद, बी है ओपेरिनवाद से, सी है मेंडेलियनवाद से और डी है डार्विनवाद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डार्विनवाद से। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन के अपने विकासवादी सिद्धांत में इन मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ऑप्शन है बिशन सिंह बेदी, बी है लाला अमरनाथ, सी है अजीत वाडेकर और डी है सीके नायडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर ने तो कब 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसे अपना कर विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो कौन सा है? ऑप्शन है ए बोडो, बी डोगरी, सी संथाली और डी असमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संथाली। संथाली भाषा का विकिपीडिया 2018 में शुरू हुआ, जिसे यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली जनजातीय भाषा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर, डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी को इसके सैकड़ों ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के कारण व्यापक रूप से मंदिरों का शहर या भारत का गिरजाघर शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी बिहार, डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के परिसर में स्थित है। यह स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी है लक्षद्वीप, सी है दादर और नगर हवेली, डी है पोर्ट ब्लेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है कौन सा? तो जारवा जनजाति। अंडमान निकोबार की है जो कि मुद्रण त्रुटि यानी कि प्रिंटिंग एरर प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो किससे था? ऑप्शन है बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया और डी है जावा सुमात्रा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। पाल वंश के राजा देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि स्वर्ण द्वीप जावा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। दिया है विलुप्त प्राय प्रजाति, ये कौन सा है? ये है लायन टेल मैकक। उसके बाद है असुरक्षित प्रजाति, ये है नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति कौन सा है? तो मरुस्थलीय भेड़ और हर्नबिल को दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाली बत्तख को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर देखिए 3, 2, 1, 4। सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है,
किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन है उत्पादन लागत पर, बी है वस्तु की कीमत पर, सी है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर और डी है वस्तु की मांग पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। ऑप्शन है गुणक, बी है बैंक दर, सी आयात और डी है उपभोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोग। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश बंद भी हो जाए तो लोग जीवित रहने के लिए न्यूनतम उपभोग जरूर करते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय पूरी तरह शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए रोबिन्स, बी पिगो, सी है कोसा और डी है फ्रीडमैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।